प्लानिंग में प्लान बन चुका है, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बन चुका है और स्टाफिंग में लोगों को हायर कर लिया गया है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन लोगों से काम कैसे करवाना है। अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नहीं पढ़ा जो कि होने वाला है डायरेक्टिंग, तो पूरी प्लानिंग, पूरी ऑर्गेनाइजिंग और पूरी स्टाफिंग अधूरी की अधूरी रह जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे पहले तो सबसे पहले मीनिंग, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग जो कि रहेगा मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। और इसके अपार्ट हम एक नीड थ्योरी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मास्लोस हायरार्की नीड थ्योरी। अब इतने सारी चीज़ यानी कि टोटल 5 टॉपिक्स, और 5 टॉपिक्स बहुत बड़े होने वाले हैं। सीबीएसई के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये वेटेज रखता है 6 से 8 मार्क्स का। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे बहुत स्मूथली और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक देखेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन फिनिश भी करेंगे जो कि सीबीएसई के रेलेवेंट होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग का मतलब स्टार्ट देखते हैं कि होता क्या है। तो डायरेक्टिंग का सीधा मतलब है डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि सब था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, तो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को वाकई में समझ आएगा कि टास्क को कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट कराना है। तो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन विच द मैनेजमेंट एक्चुअली नोज हाउ टू डू द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क विथ अचीविंग द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल। ओके, सिंपल भाषा में बोले तो प्लान करो, स्ट्रक्चर बनाओ, लोगों को हायर करो, और लोगों को हायर करने के बाद उनसे काम करवाओ। इतनी सारी चीज़ें डायरेक्टिंग भी होती हैं। तो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ना तो बनता है क्योंकि डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस फिनिश करेंगे, और इंपॉर्टेंस फिनिश करने के बाद हम जंप करेंगे डायरेक्टली एलिमेंट्स पे। अब तो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस हो क्या सकता है, तो मेनली हम 4 पढ़ेंगे। 4 से ज़्यादा कभी पूछा नहीं एग्जाम में, तो 4 पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इनिशिएट एक्शंस। अब डायरेक्टिंग बिना प्लान के अधूरा है। अगर डायरेक्टिंग नहीं किया जाए तो प्लान सिर्फ पेपर पे रहेगा। इसी के लिए इनिशिएट एक्शन में ये होता है कि जो मैनेजर होता है वो लोगों से टास्क करवाता है। अब दूसरा है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट एम्प्लॉय के एटीट्यूड यानी उनके तरीके से काम करवाया जाएगा, और मैनेजर ऐसे ही तरीकों को यूज़ करेगा कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जाए। तीसरा मेन है रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना। अगर डायरेक्टिंग की जाएगी तो हम ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पर बहुत बेस्ट वे में यूज़ कर पाएंगे और जिनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाएंगे। एंड लास्ट मीन्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी है। ये 2 अलग अलग टॉपिक है, बट इसे एक पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन पे मैनेजर ये चीज़ फाइंड आउट करेगा कि एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाए, और मोटिवेट करने का हर एक के पीछे अपना पर्सनल रीज़न होता है। हो सकता है किसी अच्छी सैलरी वाले एम्प्लॉय को कोई फॉरेन ट्रिप पे भेज दिया जाए और किसी कम सैलरी वाले को इंक्रीमेंट दे दिया जाए या बोनस दे दिया जाए। तो मोटिवेशन के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं और तरीके हो सकते हैं, जिसे हम आगे वाले एलिमेंट्स में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन किस किस टाइप के होते हैं और कैसे एक मैनेजर अच्छा मोटिवेशन एक एम्प्लॉय को दे सकता है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटिवेशन, जो कि हमारा पहला एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का पार्ट था, वैसे ही मोटिवेशन डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो सबसे पहली लाइन तो यही होगी कि मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग और द प्रोसेस ऑफ द डायरेक्टिंग। और उसके बाद डालेंगे कि मैनेजर स्टिमुलेट्स द पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारी डेफिनेशन रेडी है। डेफिनेशन किसकी? मोटिवेशन की। अब पढ़ेंगे मोटिवेशन के अंदर पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोला गया है मास्लोस हायरार्की नीड थ्योरी। एक मास्लोस आदमी है जो कि 1943 पे बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। 1943 में ये बैठ के सोचता है कि एक इंसान को चाहिए क्या ज़िंदगी में भाई। तो एक इंसान को सबसे पहले बहुत सारी नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसने सारी इंसान की नीड्स को एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में फॉलो किया है। वो पिरामिड आप अपने बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं, और एग्जाम में वो पिरामिड बनाना मत भूलिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट करते हैं मास्लोस हायरार्की नीड समझना। मास्लोस हायरार्की नीड पे सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी इसमें मास्लोस बोलते हैं एक इंसान को ज़िंदगी में सबसे पहले चाहिए फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इंसान ये तीनों चीज़ से सेटिस्फाइड है तो इंसान किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचेगा, वरना नहीं सोचता। आप अपने पे ही ले लीजिए, आपके पास ये तीनों चीज़ है, इसी के लिए आप स्कूल में बैठे होगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन नीड है। यहाँ पहले में एजुकेशन नहीं डाला गया, पहले में डाला गया बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो कि इकोनॉमिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। अभी नीड आएगी कैसे? या तो इंसान बिजनेस कर ले तो पैसे आए, या तो वेजेस या सैलरी के फॉर्म पे किसी के अंडर काम करे तो पैसे आएंगे, यानी उसे कल के खाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड यही बोलता है कि इंसान की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी है बेसिक नेसेसिटी फुलफिल होने के बाद पिरामिड के सेकंड लेवल पे आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड।
अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड होती क्या है? तो सबसे पहले सेफ्टी किस चीज़ की? जॉब सेफ्टी की। सिक्योरिटी किस चीज़ की? हेल्थ की। हेल्थ सिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी ले लो और हेल्थ सेफ्टी ले लो। अगर ये दोनों चीज़ रहती है इंसान के पास जॉब के बाद कि उसको कभी भी जॉब से निकाला ना जाए, यानी परमानेंट नौकरी रखा जाए, या निकालने से पहले कुछ दिन का नोटिस पीरियड दे दे ताकि वो दूसरी जॉब ढूंढ सके, उसकी जॉब सिक्योर हो, उसे ऐसा फील हो, और रहनी भी चाहिए आइडल फॉर्म पे, और उसका हेल्थ भी सिक्योर हो, यानी कि जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं या पीएफ में पैसा काटती हैं, सब एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जो साइकोलॉजिकल, ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पे फॉलो किया गया है। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फुलफिल होने के बाद, यानी जब आदमी को ये पता चलेगा कि उसकी जॉब सिक्योर है, उसकी हेल्थ सिक्योर है, उसके बाद आदमी को और क्या चाहिए? अब आदमी ढूंढेगा प्यार मोहब्बत, यानी कि सोशल नीड। सोशल नीड को बिलोंगिंगनेस भी बोलते हैं और एफिलिएशन नीड भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, और जब भी पिरामिड बनाए साइड में ब्रैकेट पे बिलोंगिंगनेस और एफिलिएशन नीड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेकर देखते हैं ये सारी चीज़ें कि बच्चे डिटेल्स में आंसर दे रहे हैं कि नहीं, मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी का, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब सोशल नीड में सबसे पहले तो ये फाइंड आउट किया जाएगा कि इंसान को सोसाइटी में क्या चाहिए। फ्रेंडशिप, लव और अदर थिंग्स, यानी डिफरेंट टाइप के सोसाइटी में लोग होते हैं, वो लोग अपने से अफेक्शनेट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो सोसाइटी में जो भी नीड्स आप फुलफिल करते हो वो सारी चीज़ें सोसाइटल नीड्स के फॉर्म पे आएंगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो जब पहली यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, आदमी रोटी कपड़ा मकान से फुर्सत हो जाएगा, दूसरी जॉब पे रहेगी, उसके पास हेल्थ सिक्योरिटी रहेगी, घर में बीवी रहेगी यानी कि सोशल नीड रहेगा, और दोस्त रहेंगे साथ में घूमने के लिए, उसके बाद इंसान को क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए इज्जत। अब ये इंसान सामने दुनिया में इज्जत ढूंढने निकलेगा। अब इज्जत या तो दुनिया में ढूंढ ले या तो जहाँ काम कर रहा है वहाँ ढूंढ ले। तो एम्प्लॉयर्स बहुत सारे टैक्टिक्स प्ले करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी जिससे वो बहुत रिस्पेक्टफुल फील करेगा सोसाइटी पे, और रिस्पेक्टफुल फील करने के बाद वो खुश रहेगा। देन अभी भी एक नीड बचती है जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसका एक एम ऑफ द लाइफ होता है। अब इस एम को अचीव करना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करता है, और ये पिरामिड के लेवल 5 पे है और लास्ट नीड है। अब ये लास्ट नीड को समझते हैं। जैसे कि इसरो के एम्प्लॉयज़ की सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी गूगल की होती है, लेकिन इसरो के एम्प्लॉय खुश होते हैं क्योंकि वो कुछ कर पाए, जो कि एक इनोवेटिव आइडिया होता है, जैसे कि रॉकेट्स को चांद पे भेजना या दूसरे प्लैनेट्स पे भेजना। ये एक इनोवेटिव आइडिया है जिनसे उनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एम ऑफ द लाइफ होता है सबका, तो अचीव करना पड़ता है। जहाँ पैसे मैटर नहीं करते, जहाँ नेम और आपका एम्बिशन मैटर करता है कि आप कैसे फुलफिल करते हो उस चीज़ को। और यहाँ बस ये पांचों लेवल पढ़ने के बाद हमारा मास्लो हायरार्की नीड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जंप करेंगे मोटिवेशन के टाइप्स पे, जो कि है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इसे बुक में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी भी डिनोट किया गया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल नीड में एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ पैसों से जज करेगा, और बोनस देगा, अलाउंसेस देगा, टीएडीए बढ़ाएगा, ट्रैवल अलाउंस या डियरनेस अलाउंस, टीएडीए का फुल फॉर्म, और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेगा। यानी कि जिसमें भी पैसे आएंगे और मैनेजर डायरेक्टली पैसे देगा एम्प्लॉय को, वो सब मॉनेटरी बेनिफिट्स में रहेंगे और मॉनेटरी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन रहेगा। नॉन मॉनेटरी में क्या रहेगा? अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को घर दे देती है रहने के लिए, फ्री मेडिकल चेकअप, उनके बच्चों की एजुकेशन दे देती है, या तो कहीं ट्रिप पे भेज देती है, और ये सारी चीज़ें करेंगी तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आएगा, और ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट टाइप ऑफ मोटिवेशन रहेगा। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को बुला के अवार्ड भी देता हूँ तो ये भी नॉन मॉनेटरी यानी नॉन फाइनेंशियल का पार्ट रहेगा, लेकिन अगर किसी को दिवाली में बोनस दूंगा तो वो मॉनेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा मोटिवेशन एंड होता है, और अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो नेक्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही लेंथी टॉपिक है, मोटिवेशन से भी ज़्यादा बड़ा। अगर मैं बताऊं पूरे डायरेक्टिंग चैप्टर में तो सबसे बड़ा टॉपिक ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ऐसा एलिमेंट है जिससे काम हो ही नहीं सकता, यानी काम कराएगा तो कम्युनिकेशन ही कराएगा, कम्युनिकेशन के बिना काम नहीं हो पाएगा। अब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में आएगा, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मीन्स इट रिक्वायर्स अ सेंडर एज वेल एज रिसीवर। अब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग और द एब्स्ट्रैक्ट एनीथिंग एक्सेट्रा, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच द सेंडर एक्सचेंजेस द आइडियाज, फीलिंग्स एंड द व्यूज विथ रिसीवर।
अब इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस पे, और ये फ्लो चार्ट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा 8 स्टेप्स रहेगा कम्युनिकेशन पे, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करने में क्या क्या इशू आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में पूछने जाने वाला मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर एक मैसेज बनाता है, मैसेज सेंड करता है। सेंड होता है इनकोडिंग के फॉर्म पे। इनकोडिंग मीन्स होती है ट्रांसक्रिप्शन, कि जो सेंडर मैसेज भेजा है उसे ट्रांसक्रिप्ट करे ताकि सिर्फ और सिर्फ रिसीवर पढ़ पाए और रिसीवर अंडरस्टैंड कर पाए। देन एक पर्टिकुलर चीज़ भेजेगा, यानी कि मैसेज। मैसेज मीन्स अब बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन जाएगी किसी ना किसी चैनल के थ्रू। अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जिससे हम वो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जाने के बाद जब मैसेज डिलीवर होगा तो मैसेज किसको डिलीवर हो रहा है? रिसीवर को। लेकिन रिसीवर डिलीवर करने के बाद उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो अंडरस्टैंड करेगा और फीडबैक देगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। अब रिसीवर जब डिकोड कर सकता है तो उसको अंडरस्टैंड करेगा और अंडरस्टैंड करके फीडबैक देगा। फीडबैक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना फीडबैक किया तो टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन का लैप्स हो जाएगा, और ये टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं हो सकता। अब ये पूरे के पूरे ग्राफ पे, ये पूरे के पूरे सर्कल पे, और ये मैं बोल सकता हूँ पूरे के पूरे चार्ट पे जिस पे ये लूप पे चल रहा है, इस पे किसी भी प्लेस पे नॉइस आ सकती है। नॉइस यानी वो दिक्कतें जिससे सेंडर रिसीवर तक इंफॉर्मेशन नहीं भेज पा रहा है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो कम्युनिकेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी 2 टाइप का है। पहला है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी मैं अपने बॉस से बात करूंगा, बॉस मेरे से बात करेगा, यानी फ्लो या तो अपवर्ड लेवल पे होगा या डाउनवर्ड लेवल पे। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैं सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज से बात करूंगा और फॉर्मली तरीके से बात करना है, इसी के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये पार्ट है। अब दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ग्रेप वाइन के बारे में, तो अगर नहीं पढ़ाया तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ग्रेप वाइन वो तरीका है या वो चीज़ है जिसको यूज़ करके मैनेजर स्प्रेड कराता है कोई इन्फॉर्मेशन। ये र्यूमर्स स्प्रेड करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्रेप वाइन अच्छी भी चीज़ है और बेकार भी चीज़ है, तो मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि ग्रेप वाइन को कैसे यूज़ किया जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट बैरियर्स कैसे होते हैं। केस स्टडी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बैरियर्स ही है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैरियर्स कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले हम बैरियर्स पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर क्या क्या होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले है सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर को समझते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर्स एक तरीके का लैंग्वेज रिलेटेड इशू है। अगर कोई जार्गन यूज़ किया जाता है, मान के चलिए मैनेजर बोलता है आई नीड द टास्क टू कंप्लीट इट ASAP। इसका मतलब हम रेगुलर लाइफ में एज सुन एज पॉसिबल समझते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको जार्गन समझ नहीं आते या लैंग्वेज में कुछ फॉल्ट, तो वो इस चीज़ को किसी और तरीके में ट्रांसक्रिप्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्ट करके कोई और मतलब निकालेगा, जिससे होने वाले एरर्स इसे कहेंगे सेमेंटिक एरर्स। अब नेक्स्ट बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जब मैनेजर कुछ बात बोलते रहता है, हम आगे से अपने तरीके से सोच लेते हैं कि क्या बोलने वाला है, मीन्स इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हाँ यही तो बात करेगा, और हम वही सोचते हैं, जबकि एक्चुअल में मतलब कुछ और होता है। दूसरा, जब मैनेजर कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने लगता है तो हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है, यानी हम डे ड्रीम करते हैं। तीसरा, जब मैनेजर कुछ चीज़ें बोल रहा है हम उसको एग्जैक्टली समझने के बजाय अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ थॉट्स और बिल्ड कर देते हैं और बात को खींच तान के लंबा कर देते हैं और वैसे ही सामने वाले को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो भी कम्युनिकेशन में होगी वो सब साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट होगा। अब नेक्स्ट बैरियर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नाम से क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि वर्क का प्रेशर, बहुत सारे ईमेल्स का इकट्ठा हो जाना इनबॉक्स पे जिसके कारण काम सही से ना होना, या वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाना। वर्कलोड के बाद अगर कोई जूनियर है और सीनियर से बात करना चाहता है तो उसे एक फॉर्मल चेन फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें डिले होगा तो वो कहीं ना कहीं थॉट्स को भूल जाता है और कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं गैप आ जाती है। अब कम्युनिकेशन में इस गैप को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पार्ट। मैंने एक बात बतानी आपको भूल गई, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट था। साइकोलॉजिकल बैरियर के पार्ट में अगर कोई एम्प्लॉय, लोअर लेवल का एम्प्लॉय डर के मारे सीनियर लेवल से झूठ बोलता है तो ये भी उसका पार्ट बनेगा साइकोलॉजिकल का। तो नेक्स्ट बैरियर है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर बोलता है कि
अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है, माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा, इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा जिसके कारण कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या वॉइस समझ नहीं आ रही कि सामने वाले ने क्या भेजी है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है जिस पे आपका वाईफाई लैग कर रहा है जिससे सामने वाले बॉस क्या बोलते हैं ये समझ नहीं आ रहा, तो इतने सारे कम्युनिकेशन में जब गैप्स आएंगे तो ये गैप पार्ट रखेगा मैकेनिकल बैरियर का। इसे टेक्निकल बैरियर भी बोला जा सकता है। अब चारों बैरियर पढ़ने के बाद इतना तो समझ आ गया बैरियर आसान है, लेकिन जब केस स्टडी में पूछता है तो हम ज़्यादातर कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा बैरियर आंसर में डालना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ टू ओवरकम विद दिस बैरियर्स। अब ये बैरियर्स का यूज़ और ये जो बैरियर्स हो रहे हैं कम्युनिकेशन में, इनको रोका कैसे जाए। अगर ऑब्वियस सी बात है आप सेमेंटिक्स से स्टार्ट करो, सेमेंटिक्स, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैकेनिकल, ये चारों के अंदर हमने जो भी पढ़ा ये चारों दिक्कत को सॉल्व करो, आपको ओवरकम मिल जाएंगे कि आप बैरियर कैसे चूज़ कर सकते हो। कि जैसे जब बॉस कुछ चीज़ें बोल रहे हो तो अटेंटिवली उसे नोट करना, पॉइंट्स बनाना, अपना कुछ ऐड मत करना, कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना है। जब सेमेंटिक बैरियर रहे तो चीज़ों को फाइंड आउट करिए और जार्गन सीखिए, बॉस से पूछिए कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है। और तो और जब मैकेनिकल बैरियर आए यानी कि टेक्निकल फॉल्ट है तो सामने वाले को रिस्पॉन्ड करे कि टेक्निकल फॉल्ट है, अभी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं, जब टेक्निकल फॉल्ट सही हो जाएगा तब सही से कम्युनिकेशन किया जाए। ये सारी चीज़ें करके हम ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन से। अब नेक्स्ट बहुत छोटा पार्ट सुपरविजन। सुपरविजन चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सुपरविजन की डेफिनेशन समझते हैं। तो सुपरविजन करने वाले आदमी को बोलेंगे सुपरवाइजर। अब सुपरविजन इज द प्रोसेस डन बाय द सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर का मेन काम क्या है? गाइड करना, डायरेक्ट करना, ओवरसी करना, मतलब वॉच करना एक तरीके से किसको, वर्कर को काम होते हुए, ताकि वो काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सके। जैसे कि आप जब घर बनवाते हो तो आप साइड में खड़े होकर सुपरविजन करते हो कि लेबर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। बुक में पर्टिकुलरली सुपरविजन के टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई अदर चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप समझते हैं। लीडरशिप समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैनेजर कैसे काम करता है। मैनेजर आपको ऑर्डर देता है जो कि उसकी अथॉरिटी है, बट लीडर्स को लोग देख के इंस्पायर होते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी नरेट करते हैं। अब हम इस छोटी सी स्टोरी पे ये समझेंगे कि 3 डिफरेंट मैनेजर्स और 3 डिफरेंट स्टाइल कैसे फॉलो होता है। मान के चलिए एक आर्मी कमांडर है जो कि पूरे वॉर जोन पे है। वॉर जोन पे उसने एक ऑर्डर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट्स बिना कुछ पूछे ऑर्डर फॉलो करते हैं और लास्ट में रिजल्ट मिलते हैं। देन सेकंड गूगल है। गूगल के पास इंजीनियर्स हैं, 20 इंजीनियर्स की टीम है। सीईओ ने 20 के 20 इंजीनियर को बोला कि इस पर्टिकुलर ऐप में काम करना है। आपस में इंजीनियर कोऑर्डिनेट किए, काम करके सीईओ को दे दिए। अब लास्ट स्टोरी में हम ये देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी का डीन है, बहुत सारे प्रोफेसर्स को बुलाता है और मीटिंग करता है। मीटिंग इसलिए रहती है कि कोर्स या करिकुलम चेंज किया जाए या नहीं, सिलेबस चेंज किया जाए या नहीं। तो बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं। अब ये तीनों स्टोरीज में, ये तीनों सिनेरियोस में हमें ये समझ आया कि ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स थे। 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर जिनकी पर्सनैलिटी अलग अलग थी और वो अपने सब ऑर्डिनेट से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं। पहले में नहीं हुआ था, आर्मी में कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। पहले ही बताया था सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अलाउड है ही नहीं। तो बाकी 2 में एम्प्लॉयज़ शामिल रहते हैं, लेकिन एक में एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक में एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। तो अब इसी को समझेंगे हम लीडरशिप के स्टाइल्स पे। तो लीडरशिप के टोटल 3 स्टाइल। सबसे पहले ऑटोक्रेटिव, दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है लेजर-फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन या फिर लेजर-फेयर। अब ये तीनों में होता क्या है? ऑटोक्रेटिक में सिंगल बॉस रहेगा। बॉस तो सिंगल है, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग पावर उस अकेले बॉस के पास रहेगी। एम्प्लॉयज़ कोई भी अपना सोच समझ के एक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप बोल सकते हो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहेगा। अब दूसरा डेमोक्रेटिक है। बॉस तो है, लेकिन वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पावर दे के रखा है। डिफरेंट पावर्स लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और बॉस को रिपोर्ट करें, लेकिन यहाँ बॉस का प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फ्री रेन पे क्या होता है? फ्री रेन पे बॉस से मतलब ही नहीं। बॉस आएगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने के बाद एम्प्लॉयज़ अपने आप में काम करेंगे। काम करने के बाद लास्ट में उससे टास्क अपडेट कर देंगे कि देखो हमने ये कर लिया। अब ये तीनों के फायदे क्या हैं? ऑटोक्रेटिक छोटी जगहों के लिए और जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिन जगह होनी चाहिए, जैसे कि आर्मी। डेमोक्रेटिक थोड़े से मिड साइज एम्प्लॉयमेंट के लिए है, जहाँ बस डायरेक्टली बॉस इंटरफेयर करता है काम पे। लेकिन थर्ड फ्री रेन या लेजिस्फियर, ये एक टाइप का बिग स्ट्रक्चर या लार्ज नेटवर्क है, जहाँ पर बॉस के पास इतना समय नहीं रहता कि वो पर्सनल जाके किसी एम्प्लॉय को ये बोले कि इस टास्क को करके दे। तो वो अपने में ही कोऑर्डिनेट करते हैं और टास्क को कंप्लीट करके आखिरी में बॉस को शो करते हैं। अब हम 3 लीडरशिप कंप्लीट करके ये समझते हैं कि एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट आर द क्वालिटीज़ और मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो एक अच्छा लीडर कौन होता है?
ऑब्वियस सी बात है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि अच्छा लीडर कौन है। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो कि पेरेंट्स के साथ हालांकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए लीडर्स के साथ। लीडर की अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी के बाद लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट के साथ साथ एथिकल भी होना चाहिए। एथिकल यानी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग में आपको डिफरेंशिएट करा सके। अगर लीडर्स इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो मेरे हिसाब से वो लीडर अच्छा है, और बुक के हिसाब से भी वो लीडर अच्छा रहेगा। तो सीबीएसई भी ये सारे पॉइंट्स को नोट करता है। तो सीबीएसई में अगर कभी भी ये लीडरशिप के बारे में क्वेश्चन आया और राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप पूछे, तो ये लीडर्स की क्वालिटी आप डाल दीजिएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट के पढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। अब इस बार मैं क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली इस वीडियो पे डिस्कस नहीं करूंगा, वरना अननेसेसरली वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे मेन क्वेश्चन शो करता हूं, आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिए खुद से आंसर लिखने का। ये रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अगर आंसर्स चाहिए होंगे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आंसर की मांग सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर ही दूंगा आंसर्स। अब इस चैप्टर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन एंड फॉलो सीधा कॉमर्स। थैंक यू।